जय हिंद। कहते हैं सूचना आज हम सबकी ज़रूरत और आवश्यकताएं दोनों हैं। जब प्राचीन समय की बात होती है, चिट्ठियों के माध्यम से या अन्य और भी विकल्प होते थे सूचनाएं आदान प्रदान करने के, परंतु अभी जैसे समय भी अपने गति के अनुसार चलते रहता है, वैसे ही माध्यम भी परिवर्तन होते रहते हैं। आधुनिक समय में जहाँ हम, आप और अधिक मात्रा में युवाएं भी हैं, सोशल मीडिया का एक ऐसा प्रचलन है जिसके बगैर हम रह नहीं सकते, इससे हम अनभिज्ञ नहीं हो सकते। और इसी क्रम में आज ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड शख्सियत से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत आप सुनते होंगे विजुअली इम्पेयर्ड सिर्फ म्यूज़िक में अपने आप को परफॉर्म करते हैं या फिर पढ़ाई में करते हैं, बट एक अलग फील्ड चुनना कितना मुश्किल होता है और क्या क्या चैलेंजेस होते हैं मास कम्युनिकेशन में, आज उनसे बात करेंगे। पंजाब यूनिवर्सिटी की फर्स्ट विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट जोहरीन मैम हमारे साथ हैं, वो अपने बारे में बताएंगे। मैम, वेलकम टू। थैंक यू सो मच। मेरा नाम जोहरीन परवीन है और मैं एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ और प्लस मैं उर्दू में डिप्लोमा भी कर रही हूँ। सो एजुकेशन आपका कैसा रहा, बैकग्राउंड कैसा है एजुकेशन का? मेरा बैकग्राउंड आर्ट्स से ही है। मैंने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट्स में की थी, जहाँ पे मेरे मेन सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, हिंदी इलेक्टिव और हिंदी फंक्शनल, पंजाबी एंड इंग्लिश थी। उसके बाद मैंने मास कम्युनिकेशन, क्योंकि हिंदी फंक्शनल में थोड़ा बहुत हमने पढ़ा था पत्रकारिता के बारे में, एडिटर के बारे में, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। रेडियो, बेसिकली रेडियो के बारे में पढ़ा, टेलीविज़न के बारे में पढ़ा, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो फिर मैंने एमए मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में सोचा करने का। उसके लिए मुझे अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ा, फिर इंटरव्यू क्लियर करना पड़ा, ग्रुप डिस्कशन में भी परफॉर्म अच्छा करना पड़ा, तब जाके मेरा एडमिशन हुआ। सो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा जब आपने डिसाइड किया कि मुझे जर्नलिज्म में करियर फोकस करना है, जर्नलिज्म में करियर बनाना है, तो फैमिली सपोर्ट कैसा रहा है, क्या रिएक्शन था? मेरी फैमिली माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव रही है। शुरू से ही उन्होंने कभी मुझ पे दबाव नहीं डाला पढ़ने का। बस मैंने उनको बोला था कि मुझे जर्नलिज्म करना है और उनको लगा कि शायद मैं उसमें कुछ अच्छा कर सकती हूँ, कुछ सोच के ही लिया, इसलिए उन्होंने परमिशन दी कि हाँ मैं करूँ। और प्लस मैं उर्दू भी करती हूँ, तो उन्हें लगता है कि वह काफ़ी मेहनत कर रही है बच्ची पढ़ाई में, तो हो सकता है ऊपर वाला इसका करियर बना देगा आगे। तो मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी। सो आप जब ये ड्रीम आया कि मुझे जर्नलिज्म में करियर बनाना है और पंजाब यूनिवर्सिटी आती है ना, एडमिशन के बाद यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके कैसे रिस्पॉन्स होते हैं या फिर प्रोफेसर्स, उनका क्या फीडबैक रहा आपके लिए? मेरे जो क्लास टीचर्स हैं वो बहुत सपोर्टिव रहे अभी भी। उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, जहाँ मुझे दिक्कत आती है वो मेरी हेल्प करते हैं और वो प्रोवाइड करवाते हैं मुझे वॉइस नोट्स भी। हमारा जो रेडियो स्टेशन है ज्योति गम्या 91 मेगाहर्ट्ज़, तो वो हमें वॉइस नोट्स भी प्रोवाइड करवा देते हैं। बच्चे ही रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि अभी तक मेरी नॉलेज में कोई ऐसा स्टूडेंट था नहीं जो विजुअल इम्पेयर्ड इस डिपार्टमेंट में आया है। तो शुरुआत में तकलीफ तो इसकी बुक्स नहीं थी, हमें नोट्स बनवाए जाते थे, तो काफ़ी मतलब मुश्किल है। बट ये है कि आप अगर उनको बोलोगे कि मुझे इस चीज़ के वॉइस नोट्स चाहिए, तो वो बच्चों से कह के वॉइस रिकॉर्डिंग करके हमें प्रोवाइड करते हैं। सो और भी स्टूडेंट हैं विजुअली इम्पेयर्ड, जैसे अलग अलग फील्ड में अपनी करियर को आजमा रहे हैं, है ना, चाहे वो क्रिकेट हो, एजुकेशन हो या फिर कम्पिटिटिव प्रिपरेशन हो। सो उसमें जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो कैसा रिस्पॉन्स करती है? और बच्चों के साथ हाँ जी। मुझे लगता है कि जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं
या और तरह के जो डिसेबिलिटी स्टूडेंट्स हैं वो बेसिकली अपनी कंफर्ट जोन में जाती है। एंड पंजाब यूनिवर्सिटी की मुझे एक खासियत ये लगती है कि एक तो यहाँ पर डिसेबिलिटी सेल है जो कि बच्चों के राइट्स का जो विजुअल इम्पेयर्ड है या जो और भी टाइप्स की फिजिकल चैलेंज हैं उनके लिए वो फैसिलिटीज प्रोवाइड भी करवाते हैं, उनके लिए स्टैंड भी देते हैं और टीचर्स भी काफ़ी सपोर्टिव है। हालांकि एक आधी टीचर्स होती हैं बट मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा मैटर करता है अगर जब सपोर्टिव टीचर्स हो आपके साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉडर्न टाइम में आप जैसे फील कर पा रही हैं जो वर्ल्ड में एक मीडिया का भावनाएं बनी है, या कह सकते हैं मीडिया के प्रति एक लोगों में जो निगेटिविटी है, तो मीडियाओं से जो न्यूज़ होते हैं वो काफ़ी फेक न्यूज़ हमें प्राप्त होती है। इसके बावजूद जो यंग है, आप जैसे स्टूडेंट कैसे मोटिवेट होते हैं जर्नलिज्म में आने के लिए? सो पहली बात तो मेरी जैसी प्रोफेसर है डॉक्टर अर्चना सिंह, वो कहते हैं कि कभी भी न्यूज़ फेक नहीं होती, या तो न्यूज़ होती है या फिर वो फेक होती है। जो न्यूज़ होती है वो होती है फैक्टफुल होती है और फेक न्यूज़ कभी नहीं होती है, वो लोग ही झूठ बोल रहे होते हैं पर वो न्यूज़ नहीं होती है। दूसरी बात, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। सिर्फ यहाँ पे पत्रकारिता ही नहीं, आप हम देखते हैं मेरी जो मोटिवेशन रही जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में आने की, वो सबसे पहले तो ये थी कि जब मैं अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पूछ रही थी अपने फ्रेंड से और थोड़े बहुत मेरे विजुअल इम्पेयर्ड दोस्त भी थे कि तुम इसके बाद क्या करोगी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने मुझे कहा कि यार ज़्यादातर विजुअल इम्पेयर्ड या तो म्यूज़िक में जाते हैं या पॉलिटिकल साइंस में या फिर हिंदी में, और तुम इन सब्जेक्ट में जाओ, यहाँ तुम्हें बहुत सारे विजुअल इम्पेयर्ड मिलेंगे जो तुम्हारा साथ देंगे, जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। बट मुझे ये था कि क्यों, ये तो मिसकंसेप्शन है कि विजुअल इम्पेयर्ड सिर्फ यही सब्जेक्ट कर सकते हैं, म्यूज़िक और हिंदी वगैरह, ठीक है, इससे अलग क्यों नहीं कर सकते। तो फिर मेरे को बचपन से ही आरजे का और न्यूज़ एंकरिंग का बड़ा शौक था, मैं लिख भी लेती हूँ थोड़ा बहुत। तो फिर मुझे था कि मुझे मास जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन ही करना है, एटलीस्ट मैं ट्राई तो करूँ। अगर नहीं पास हो पाई तो चलो ठीक है, वो किस्मत है, बट मुझे ट्राई करना था, इसलिए मैंने लिया। और मेरी जो मोटिवेशन रही है आपकी मेरी पूरी जर्नी में, वो मेरा आज तक का स्ट्रगल और मेरे पेरेंट्स की जर्नी, उनका स्ट्रगल रहा है, क्योंकि मुझे अपने मम्मा पापा का ड्रीम भी पूरा करना था। उन्हें वो चाहते थे कि मैं न्यूज़ एंकर बनूँ, तो मैंने इसलिए लिया। एक लाइन है, सर्कस के सारे तीर चलाकर देख ले, एक बार नहीं तो 1000 बार आजमा कर देख ले, सारी बाजी जीत जाऊंगा मैं, शतरंज के किसी भी खाने में वजीब सजा कर देख ले। सो ज़ोहरीन मैम पे मुझे लगता है ये इनकी कैरेक्टर को डिफाइन करता है कि कैसे इन्होंने ये डिसाइड किया पढ़ाई के लिए यदि सिर्फ माध्यम हो म्यूज़िक ही नहीं, बल्कि और भी क्षेत्र हो, क्रिकेट हो, एजुकेशन में हो या कंपटीशन की तैयारी ही नहीं, और भी क्षेत्रों में विजुअली इम्पेयर्ड अपने आप को प्रदर्शित कर सकता है और अपना नाम रोशन कर सकता है और अपने आप को परफॉर्म कर सकता है। सो यदि और भी कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टार्ट करना चाहे अपना करियर, तो इसकी जर्नी क्या होगी, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? जर्नलिज्म में हाँ जी। तो पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म सब्जेक्ट लेने के लिए आपको एमए जर्नलिज्म सब्जेक्ट लेने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आपको फिर इंटरव्यूज में बुलाया जाता है और उसमें पहले आपकी जीडी होती है जहाँ पे ग्रुप में दिखाया जाता है और आपको एक टाइटल दिया जाता है जिसपे आपने अपनी अपनी बात ओपिनियंस रखने होते हैं। और तीसरा आपको इंटरव्यू क्लियर करना होता है, फिर जाके आपकी एडमिशन होती है। और एक विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी चैलेंजेस हो सकते हैं, लाइक हमें बीट एरियाज जाना पड़ता है या फिर हमें एडिटिंग, आज तक मुझसे एडिटिंग नहीं होती है क्योंकि मैं देख नहीं पाती हूँ। तो बट ये है कि मैं और काम अच्छे कर लेती हूँ, एडिटिंग करना, जो हमारा कंटेंट होता है, जो न्यूज़ होता है उसको एडिट करना, राइटिंग होती है फिक्शनल राइटिंग जिसे हम बोलते हैं, उसको लिखना, रेडियो,
बहुत सी चीज़ें हैं, आप अपने टीचर से बात कर सकते हैं, वो आपको जहाँ पे आपका वीक एरिया होगा उसके कॉन्टेक्स्ट बता सकते हैं कि आप उनसे बात कर लो, या आपको वो अ, थोड़ा नियर जहाँ पे आप जा सको वो डिपार्टमेंट भी आपको मिल जाता है अपनी क्रेडिट के लिए। बाकी देखो, कोई भी नई शुरुआत करने के लिए चैलेंजेस बहुत फेस करने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने ये सब्जेक्ट लिया है और मैं इतनी अव्वल दर्जे की हूँ कि मैं कर पा रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत चैलेंजेस अभी मैं फेस कर रही हूँ, बट ये है कि हिम्मत और हौसला हर मंजिल को पार करवा देता है। तो यही मैं कहना चाहूँगी कि चैलेंजेस बहुत है नई चीज़ करने में, लेकिन ज़िंदगी बेकार है जिसमें चैलेंज ना हो, और कोशिश करना हमारा फ़र्ज़ है कि मंजिल मिलना ना मिलना वो किस्मत है, लेकिन अगर हम कोशिश भी ना करें तो फिर वो बेकार है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ हर विजुअली इम्पेयर्ड को, हर फिजिकल चैलेंज को, कि खुद को चैलेंज करो। आप ऑलरेडी एक चैलेंज के साथ ज़िंदगी जी रहे हो, आप उसमें भी आप सूटेबल होते जा रहे हो। फॉर एग्जाम्पल किसी की आईसाइट नहीं है, वो फिर भी अपने ख्वाबों को पाने की कोशिश करता है, तो आप ऐसे ही अपने अरमानों को दबा के ना रखो, आप जो भी करना चाहते हो उसे करो। मंजिल मिले ना मिले वो बात की बात है, लेकिन एक दिल को आपका अफ़सोस कभी नहीं होना चाहिए कि अगर मैं ठीक हो पाती तो शायद मैं ये कर सकती या कर सकता। आपको हर चीज़ ट्राई करनी चाहिए। ओके, सो कहते हैं लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। आपकी ज़िंदगी सुनहरी होनी चाहिए, बजाय ऐसा ज़िंदगी आपका हो जो निरर्थक हो। और एक लाइन है मुंशी प्रेमचंद की जो कहते हैं, तो जिंदा है तो ज़िंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला ज़मीन पर। आप अपने डेडिकेशन से, अपनी मोटिवेशन से और अपनी हार्ड वर्क से आप वो सारी मुकाम हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं, परंतु डिपेंड ये करता है कि आप कितना चाहते हैं, आप जिस मंजिल को प्राप्त करना चाहते हैं उसके लिए आप कितना डेडिकेटेड हैं। सो मुझे अभी तक जो समझ आ रहा है, जैसे आप ग्रुप डिस्कशन बता रहे हैं, तो उनमें क्या क्या होता है ग्रुप डिस्कशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन देना हो तो, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देना हो तो। ग्रुप डिस्कशन ऐसी होती है, ये थोड़ी डिबेटिंग टाइप होती है, पर इसमें मतलब एक थिन लाइन होती है, आपको अपने अपने ओपिनियंस रखने होते हैं, किसी से बहस नहीं करनी होती है। आपको एक टॉपिक फॉर क्लाइमेट चेंज का टॉपिक दे दिया है, आपने अपना ओपिनियन रखा है, दूसरे ने अपना ओपिनियन रखा है, फिर जो जजेस होते हैं, जो हमारे टीचर्स भी थे, वो जज करते हैं आपकी कि ये बंदा अपनी बात रखने में कितना कॉन्फिडेंट है, या फिर कितना ये फैक्ट बता रहा है। तो उस हिसाब से फिर वो आपका इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपको वो सिलेक्ट करते हैं, क्योंकि 35 स्टूडेंट्स की वो थी हमारी, और 35 स्टूडेंट्स भी लिए गए थे, सीट्स थी 35। अभी तक कोई विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट से आपकी मुलाकात हुई है जो जर्नलिज्म में अपना करियर बना चुके हैं? नहीं। ओके। नहीं, मैंने पहले स्टार्टिंग में मैं ऑनेस्टली मैं घर आके बहुत रोती थी कि वहाँ पे तो सारा विज़न का काम है, मैं कैसे करूँगी, मैं कैसे वो। तो कई बारी पेरेंट्स ने बोला कि बेटा प्रेशर मत लो, अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। बट ये था कि मुझे करना था, मुझे देखना था कि कितना ही मैं परेशानियाँ भर सकती हूँ, कितने मतलब नहीं होगा मुझसे कितना वक़्त। तो माशाल्लाह से मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग करने लगी हूँ, थोड़ी बहुत एनिमेशन करने लगी हूँ, बट ये है कि थोड़ा डिफ़िकल्ट था मेरे लिए। सो फ्यूचर में आपको देख सकते हैं जर्नलिज्म में बड़े स्क्रीन पे? और मैं एक्चुअली आरजे बनना चाहती हूँ। ओके, रेडियो में सुन सकते हैं ना? रेडियो में सुन सकते हैं, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं उर्दू कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उर्दू की प्रोफेसर बनूँ, क्योंकि मुझे उर्दू पढ़ना बहुत पसंद है, और मैं शायरिया नज़्में गज़लें भी लिखती हूँ, तो मुझे उर्दू में अपना करियर बनाना है एज़ अ प्रोफेसर। बट स्टिल अभी मुझे थोड़ा आरजे में भी ट्राई करना है। सो आरजे में आपको मतलब करियर फोकस करना है, कंटिन्यू करना है, या फिर आपको जर्नलिज्म में जो आना चाहते हैं उनके लिए आपको टीच करना है, ट्रेनिंग देना है उनको? एक्चुअली मुझे नहीं लगता कि मैं जर्नलिज्म इतनी अच्छे से अभी टीच कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाती अभी। तो मुझे लगता है कि मेरे से ज़्यादा कोई टैलेंटेड होगा, जो होशियार होगा इस सब्जेक्ट में, जो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगा। मुझे ये अफ़सोस है कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी। पर हाँ, मैं सबको मोटिवेट करती हूँ कि आप प्लीज़ करें, क्योंकि मैं थोड़ी लेट विज़ुअली इम्पेयर्ड हूँ,
तो मैं अभी इतनी चीज़ें नहीं जानती, एक विजुअली इम्पेयर्ड कैसे पढ़ता है या कैसे कुछ करता है, तो या मुझे अभी थोड़ी मुश्किल है। जो बाय बर्थ विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं या फिर जो लेट विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं, बाय बर्थ जो होते हैं उनको तो मतलब बच्चे से आदत लगा होता है कि हमें क्या करना नहीं करना है, बट जो लेट विजुअली इम्पेयर्ड होते हैं उनके लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो सबसे बड़ा चैलेंज ही उनका वो खुद होते हैं। वो जब उनकी विज़न लॉस हो रही होती है, वो इतना डरे। मैं जब छोटी थी, मैं 4th 5th स्टैंडर्ड में थी, जब मैं धीरे-धीरे विज़न कम हो रही थी, तो मैं बहुत डरी हुई होती थी कि क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है? हॉस्पिटल में क्यों इतनी बड़ी-बड़ी मशीनों से टेस्ट किए जा रहे हैं? क्यों आइज़ को डायलिसिस किया जा रहा है? तो मैं बहुत डरती थी। बच्चे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, सो कॉल्ड समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता है आपको। और अक्सर मैं ये सुनती हूँ कि लोग बोलते हैं कि यार ऐसे बच्चों को ना समाज एक्सेप्ट नहीं कर पाता। आपने भी सुनी होगी ये बात, है ना? मेरा उनसे यही सवाल होता है अक्सर कि आप हो कौन और आपको इस समाज में रहने के लिए किसने सर्टिफिकेट दिया है, मुझे उसका पता बताओ। क्योंकि अगर मैंने इस दुनिया में जन्म लिया है, मेरा जन्म ही उस बात का सर्टिफिकेट है कि मुझे इस दुनिया में एक्सेप्ट किया गया है ऊपर वाले के जरिए। अल्लाह ने मुझे एक्सेप्ट करके यहाँ इस दुनिया में भेजा है। और लोगों को, जो लोग सही होते हैं, जिन्हें ऊपर वाले ने कोई कमी, हालांकि कमी हर किसी में होती है, डिसेबल हर कोई होता है, पर कोई मेंटली एबल्ड होता है, अपनी सोच से डिसेबल्ड होता है, और कोई फिजिकल। जो फिजिकल होते हैं उनका दिख जाता है, पर जिनकी सोच ही डिसेबल होती है उनका नहीं दिखता। और वो जिनकी सोच डिसेबल होती है वो खुद को इस दुनिया का खुदा मान कर बैठते हैं कि हमसे बड़ा अव्वल, हमसे बड़ा आला इस दुनिया में कोई है नहीं। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि आपकी सोच डिसेबल है, आप अपनी सोच को का इलाज कराइए। और अगर आपकी सोच नहीं बदल सकती, उसका इलाज नहीं हो सकता है, तो अपनी सोच किसी दूसरे पे ना थोपिए। बिल्कुल, कहते हैं ब्लाइंड जो शब्द है ये विजुअली इम्पेयर्ड के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बट रियलिटी में ये उनके लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो मेंटली डिस्टर्ब है, जिनकी सोच नेगेटिविटी में है, क्योंकि ब्लाइंड का अर्थ होता है अंधा, और अंधा वे होते हैं जो हमेशा पॉजिटिव थॉट्स में भी निगेटिव को ही देखते हैं। ओके, विजुअली इम्पेयर्ड यदि हो, वो दृष्टिबाधित है तो वो दृष्टिबाधित हो सकता है, परंतु जिंदगी जीने में वो बाधित नहीं हो सकता है, लाइफ को वो जी सकता है। बट एक क्वेश्चन है आपसे, आपने खुद को कब एक्सेप्ट किया कि हाँ मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, क्योंकि कई बच्चे एक्सेप्ट खुद को नहीं कर पाते। ऑनेस्टली मैंने कभी खुद को एक्सेप्ट नहीं किया कि मैं विजुअली, मैंने हमेशा इसे ये मेरी बीमारी है, जो एक नाइलाज बीमारी है, मैंने इसे एक बीमारी की तरह ही एक्सेप्ट किया है। क्योंकि कोई बंदा बीमार हो, वो सबसे पहले अपना इलाज करवाने जाए। कोई इंसान किसी बीमारी को एक्सेप्ट नहीं करता है, वो बस उस हालात के आगे समझौता कर लेता है। जिसका इलाज ना हो वो समझौता कर लेता है कि अब मुझे ना चाहते हुए भी हंसकर या रोकर इसी के साथ जीना है। फिर आप उस चीज़ को ना लाइटली लेने लग जाते हो कि चलो मैं अगर ऐसा हूँ कोई बात नहीं, अपनी ज़िंदगी तो मुझे जीनी ही है। मैंने इस चीज़ को कभी एक्सेप्ट नहीं किया और ना ही मैं कभी कर पाऊँगी। अगर मेरा इलाज निकला कभी तो सबसे पहली शख्स मैं ही होंगी जो लाइन में लगी होंगी कि मेरे को ये ठीक करना है। तो मैंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया है। हाँ, मैंने उसकी ऊपर वाले की रजामंदी समझ के ये माना है कि अब मुझे इसी के साथ जीना है, और मैं इसका कोई शिकायत या कोई गिला शिकवा नहीं रखती हूँ। और मैं इसको ऐसा अपने बॉडी के पार्ट की तरह ही देखती हूँ कि एक बीमारी है जिसका इलाज बहुत जल्द आएगा दुनिया में, इसी उम्मीद के सारे में जी। ओके, आई होप इलाज आए और भी जो विजुअली इम्पेयर्ड है उनके पास विजुअल हो। ओके, सो ओवरऑल डिसेबिलिटी को देखें अभी तो कहते हैं एक लाइन, डिसेबिलिटी टू एबिलिटी, इसमें आप कितना बिलीव करते हैं? डिसेबिलिटी टू एबिलिटी, यस मैं करती हूँ बिलीव कि ऐसा नहीं है कि अगर हम विजुअली इम्पेयर्ड हैं तो हम विजुअली। अब तक के सभी प्रश्नों का उत्तर आपने काफ़ी बेबाकी से दिया, और आइए रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके लिए हैं। फर्स्ट, ऐसे विजुअली इम्पेयर्ड के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी जिनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ, जो कर सकते हैं वो किसी और पे डिपेंड होकर कर सकते हैं? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगी कि अपना आप पहले तो इंसल्ट करो आप कि आप विजुअली इम्पेयर्ड हो।
इन द सेंस कि आप बहुत कुछ कर सकते हो, ठीक है? विजुअली इम्पेयर्ड आपका लाइफ का बैरियर नहीं है, ठीक है? अगर आप ऐसा सोचते हो ना तो बहुत बुरी बात है। ऊपर वाले ने आपसे एक चीज ली है, लेकिन आपको हिम्मत, हौसला और भी बहुत ज्यादा टैलेंट आपने दिया होगा। सो प्लीज, मैं तो ऑब्वियसली ऐसा करती हूँ कि जब मैं खुद में ये सोचती हूँ, अरे यार मैं तो ये नहीं कर पाती हूँ, तो मैं शीशे के सामने खड़ी होकर खुद की इंसल्ट करती हूँ कि यार तू ये नहीं कर सकती, इतने लोग ये कर तो मैं खुद की इंसल्ट करती हूँ। आप भी कीजिए अपनी इंसल्ट, ताकि अंदर से बुरा लगे, थोड़ा मोटिवेट हो, यार नहीं अब तो करना है, अब तो मैं खुद की बेइज्जती करने लगी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि करो। ओके, सो 2016 से पहले एक वर्ड था विकलांग, और अब हो चुका है सबके लिए दिव्यांग। आपको क्या लगता है कितना सही है? मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो शब्द है ना, वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी की मोटिवेशन के लिए, मतलब बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। तो आपको एक शब्द ऐसा चुनना चाहिए कि सामने वाले को बुरा ना हो, क्योंकि ये शब्द कई बार एक बहुत तीखे तीर का काम करते हैं। कहते हैं ना, किसी को मारने जब हम किसी को मारते ना, तो शायद उस इंसान को इतना दर्द ना हो जितना हमारे वर्ड्स जिंदगी भर के लिए उसका दर्द बन जाते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि प्लीज वर्ड्स ब्लाइंड और ये विकलांग गाली की तरह इसे यूज ना करें, बल्कि ऐसे शब्द यूज करें कि सामने वाले को भी बुरा ना लगे, जो ऑफिशियली बने हुए हैं। ओके, सो आप कह रही थी मुझे लिखना पसंद है, या फिर मतलब कुछ परफॉर्म करना पसंद है, तो कुछ नगमे या कुछ ऐसा परफॉर्म करना चाहिए? जी, मैं हर विजुअली इम्पेयर्ड या जो फिजिकली चैलेंज है उनके बिहाफ पे शायद एक लाइन चंद अशार कहना चाहूंगी कि बेफैज चराग बताया गया मुझे, सूरज ढला तो ढूंढ के लाया गया मुझे। पहले कहा कि लब आजाद है तेरी, जब बोलने लगा तो चुप कराया गया मुझे। उभरा में हर एक बार नया फूल बनकर, मिट्टी में जब जब मिलाया गया मुझे। कागज कलम के बीच कैद रहा उम्र भर, न लिखा गया मुझे न भुलाया गया मुझे। बेफैज चराग बताया गया मुझे, सूरज ढला तो ढूंढ कर लाया गया। बहुत खूब। और एंड कहते हैं कि आप जब कोई काम करते हैं शिद्दत से करें तो वो उतना ही खूबसूरत हो जाता है नज़ारा, जब क्योंकि सबको एक ना एक फील्ड चाहिए होता है। सो आप अपने कामों को डेडिकेशन से करें। लास्ट क्वेश्चन, एंड में आप सबको क्या मैसेज देना चाहेंगी, उन सोशल को भी, समाज को भी, और जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको भी? मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि अगर कोई आपसे अलग है ना, तो उसे कमजोर ना समझो, बल्कि उसको सपोर्ट करें। क्योंकि अगर एक फिजिकली चैलेंज है या फिजिकली कह लीजिए विजुअली इम्पेयर्ड है, अगर वो कोई काम नहीं कर रहे हैं और आप सही है, तो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उनके लिए एक एक्सेसिबल इन्वायरमेंट क्रिएट करें। और प्लीज ये ध्यान रखिए कि अगर आप किसी को हेल्प कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल बचपन में जिसे नहीं दिखता उसको टीचर कहती है आप फर्स्ट बेंच पे आके बैठे, हालांकि वो उसकी हेल्प कर रही है, पर आप ये भी देखो कि उस आपके ट्रीटमेंट से और बच्चे कितना ऑफेंड हो रहे हैं जो उस बच्चे को परेशान कर रहे हैं। तो हेल्प भी करिए, साथ में ये ख्याल भी रखिए कि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। और हर मैं फिजिकली चैलेंज को यही बोलना चाहूंगी कि आप किसी से कम हो नहीं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो वो सिर्फ आपकी फिजिकल प्रॉब्लम है, आपके ख्वाबों के, आपके सपनों के और आपकी हिम्मत के सामने वो बहुत छोटी है। तो जो आप करना चाहते हैं उसे करते रहिए और दूसरों की बातें इग्नोर कीजिए जो आपको तकलीफ दे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, प्रीवियस टाइम को अगर देखा जाए तो उतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं थी, चाहे वो कंप्यूटर हो, फ़ोन हो, तो विजुअली इम्पेयर्ड को अधिक स्ट्रगल करना पड़ता था। बट अभी टेक्निकल ऐसी डिवाइस आ चुकी हैं जिनसे आप पढ़ाई भी ईजी तरीके से कर सकते हैं, और भी अलग क्षेत्र में अपना करियर आजमा सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, जो टेक्निकल एक तरह से कहें तो मतलब रिवोल्यूशन हुआ है, तो उनके वजह से विजुअली इम्पेयर्ड के लाइफ में काफ़ी चेंजेस हुए हैं?
हाँ, मुझे लगता है कि है, क्योंकि जैसे कि मैं देखती हूँ कि मैं फ़ोन के बिना हम कुछ कर नहीं पाते हैं, तो हाँ, तरक्की हुई है एज़ कम्पेयर टू जिन बच्चों के पास फ़ोन नहीं था, उनके लिए वो इतना एक्सेसिबल एनवायरनमेंट नहीं था। और अब जैसे मैं अपनी यूनिवर्सिटी को देखती हूँ, ये बहुत पुरानी बनी हुई है और यहाँ पे रैम्स इतने हैं नहीं, लिफ्ट्स नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी उर्दू डिपार्टमेंट में और मेरे मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है। तो हाँ, थोड़े-थोड़े चेंजेस आ रहे हैं, बट अगर मैं पुराने की बात करूँ तो उन्होंने हमसे कहीं ज़्यादा स्ट्रगल अपनी लाइफ में की है। ओके, आई होप आपके डिपार्टमेंट तक ये वीडियो पहुँच जाए। सो थैंक यू, आपसे बात करके थैंक अच्छा यू लगा। सो मच। मिलते रहेंगे और नेक्स्ट ओके एपिसोड में। जी, थैंक यू। थैंक यू। ओके, शुक्रिया।